friends, I am Arpita. Welcome to our YouTube channel, Smile Education. So, हमें ଜାଣିଛନ୍ତି ଆଜି ଆମେ ହିନ୍ଦୀ ପଢ଼ିବା। ହିନ୍ଦୀର ଚାପ୍ଟର ଅଛି ଫିଫ୍ଟିନ୍ ବାବୁ। ଯେହେତୁ ଆମେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁସ୍ ଦେଖୁଛନ୍ତି ହିନ୍ଦୀର ତିନିଟା ପାର୍ଟ ଅଛି। ପ୍ରଥମେ କାବ୍ୟ ପାର୍ଟ, ଗଦ୍ୟ ପାର୍ଟ ଏବଂ କାହାଣୀ ଆଉ ଏକାଙ୍କିକା। ତାହେଲେ କାବ୍ୟ ପାର୍ଟରେ ପୋଏମ୍ସ ଗୁଡ଼ିକ ଆସିଲା, गद्य पार्ट में पोएट्री गुड़ी आसला एंड देन कहानी और एकांकिका स्टोरी पार्ट आसला। तो एटा हमें पढ़ा कहानी रो चैप्टर 1 फिफ्टीन बाबू। अच्छा, फिफ्टीन बाबू से पढ़ने के पहले हमें जानना है कि इनके ऑथर कौन है, उनकी लेखक कौन है। तो इनकी लेखक है हमारे सच्चिदानंद हीरानंद अज्ञ। उन्हें प्यार से हमें अज्ञ बुलाते हैं, लेकिन उनका पूरा नाम क्या है इसका हमेशा आपको याद रखना है। इनका पूरा नाम क्या है, कभी भी आपको पूछा जा सकता है। तो इनका पूरा नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यन अज्ञ। ये इनके ऑथर है। तो ये इनका ऑथर है। तो इनका जन्म कब हुआ? 7 मार्च 1911 और उनकी मृत्यु हुई 4 अप्रैल 1927। इनका जन्म हुआ 7 मार्च 1911 में और उनकी मृत्यु हुई 7 अप्रैल 1987। ठीक है, इनके बारे में हम जाने कि ये कौन है, इनकी पुरस्कार इनको क्या क्या मिला है, इनने कितनी कहानियाँ लिखी है, कितने सारी कविताएं लिखी है। तो इनके बारे में हम चलो जानते हैं। ये कौन है? ये है हिंदी में अपने समय के सबसे चर्चित कवि, मतलब कथाकार, निबंधकार, पत्रकार एवं संपादक और गायकवाद और एक बड़े अध्यापक भी थे। उसके बाद इनका जन्म 7 मार्च 1911 में तो हुआ। कहाँ पर हुआ? उत्तर प्रदेश के कस्या में हुआ, जो कि पुरातत्व खुदाई शिविर में हुआ। बचपन लखनऊ है, कश्मीर, बिहार और मद्रास में बीता उनका। कहाँ कहाँ बीता उनका ये याद रखना जरूरी है कि उनका बचपन कहाँ कहाँ पर बीता। वो है लखनऊ, कश्मीर में, बिहार में और मद्रास में। बीएससी करके अंग्रेजी में एमए करते समय क्रांतिकारी आंदोलन से जुड़कर बम बनाते हुए पकड़े गए। वो जब पढ़ रहे थे, बीएससी कर रहे थे, तो अंग्रेजी में क्या हुआ ना, उन्हें एमए करते समय उनको क्रांतिकारी जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने उनको बम पकड़ते हुए पकड़ा। आंदोलन के समय वो बम पकड़ते हुए पकड़े गए और वहां से फरार भी हो गए। पकड़े गए फिर फरार भी हो गए। तो सन 1930 ईस्वी के अंत में पकड़ लिए गए। अज्ञ प्रयोगवाद एवं नई कविता को साहित्य जगत में प्रतिष्ठित करने वाली कवि है। अनेक जापानी हाइको कविताओं के अज्ञ ने अनुदित किया है। बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी और प्रखर कवि होने के साथ ही साथ अज्ञ की फोटोग्राफी भी उम्दा हुआ करती है। और यायावरी तो शायद उनको देव प्रकट ही थी। तो ये तो उनकी और अब उनके बारे में उनकी जानकारी, उनका जन्म कहाँ हुआ, उनकी मृत्यु कहाँ पर हुई, उन्हें बम लगा के उनको ब्रिटिशर्स ने पकड़ा कि फिर वो वहाँ से फरार हो गए। तो इनका ये था पूरा ओवरऑल उनकी जानकारी। तो उनका जीवन परिचय यदि हम संपादित करें तो प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा पिता की देखरेख में घर की संस्कृत, फारसी, अंग्रेज और बंगला भाषा में साहित्य के अध्ययन से साथ हुए। 1925 में पंजाब से एंट्रेंस की परीक्षा पास की और उसके बाद मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज में दाखिल हुई। वहाँ से विज्ञान में इंटर की पढ़ाई पूरी कर 1936 में वे बीएससी करने के लिए लाहौर के फॉरम कॉलेज के छात्र बने। 1929 में बीएससी करने के बाद उन्होंने अंग्रेजी विषय लिया, पर क्रांतिकारी गतिविधियों
हिस्सा लेने के कारण पढ़ाई पूरी ना हो सकी। तो ये थी उनकी बात। उनको पुरस्कार और सम्मान किसने मिला? ना साहित्य अकादमी की तरफ से 1964 में उन्हें आंगन के पार द्वारा कविता में उन्होंने उस पुरस्कार मिला। आप लिख सकते हो और बेसिकली कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जरूरी चीज है। पुरस्कार और सम्मान साहित्य साहित्य अकादमी की तरफ से 1964 इस कविता पर मिला था आंगन के पार द्वार। आंगन के पार दूसरी पुरस्कृत बहुमूल्यों में भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा हुई 1978 में। कौन सी कविता और कौन सी स्टोरी से उनको मिली? इतनी नावों में इतनी बार प्रसिद्ध कविता की अक्सर कहानी लेखक थे। तो उन्हीं के बारे में हम पढ़ेंगे जो उन्होंने आज एक कहानी लिखी है, खितिन बाबू। खितिन बाबू एक ऐसा विषय है जो आपको सामाजिक भी क्या आपको हर चीज़ में आपकी ये सीख देती है कि आप जितना भी कुछ कर लो, अगर आप हार भी मान जाते हो किसी काम के लिए, लेकिन मुझसे नहीं होगा, मैं टूट गया, मुझे चोट लग गई, मेरे हाथ टूट गए, मेरे पैर टूट गए, मुझे दिखाई नहीं दे रहा, तो मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। ऐसी सोच कविता में लेखक ने दर्शाया है। उनके दोस्त जो थे खितिन बाबू, उनको इतनी सारी परेशानियाँ होने के बावजूद वो कैसे इस परेशानी से बाहर निकले, कैसे उसने अपने ऊपर भरोसा रखा। उन्होंने अपने ऊपर जताई भी नहीं, मैं एक सेल्फ सफिशिएंट हूँ, बिल्कुल से खड़ा हो सकता हूँ, कि मैं दुनिया से लड़ सकता हूँ। उनके अंदर जो कॉन्फिडेंस था, सहनशीलता थी, वो उन्होंने जताई। और उन्होंने लेखक को उनके दोस्त के साथ ऐसा देख के उन्हें आश्चर्य लगा कि उन्होंने अपनी कहानी में दर्शाया कि वो इतनी सारी परेशानियाँ होने के बावजूद भी वो आगे बढ़ रहे थे, आगे खड़े हो रहे थे, सबके बारे में सोच रहे थे, कौन कैसे बढ़ेगा, कौन कैसे करेगा, उन्हें सबके बारे में चिंता है। तो इसी के बारे में हम आज ये चैप्टर पढ़ें, खितिन बाबू। तो हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं। खितिन बाबू तो वे चेहरे, कौन से चेहरे जो जीवन भर चेहरों की स्मृतियाँ संग्रह करता आया है, उसके लिए बहुत कठिन है कि किसी एक चेहरे को अलग निकाल कर कह दे कि ये चेहरा मुझे नहीं भूलता। तो मैंने पहले में कितने सुंदर से वो सोचा, वो चेहरे, ये चेहरे, कौन से चेहरे जो जीवन भर चेहरों की स्मृतियाँ संग्रह करता है। आपने कई चेहरे देखे, मुझे देखे, नए फेस, तो आपने कई चेहरे देखे। आज आप इस नए चेहरे देखे, उस नए चेहरे देखे, उस नए चेहरे देखे, लेकिन उसमें से आपको कुछ ही लोगों को ही याद रहते हैं। कितने चेहरों का देखते हैं आप? अगर एक इंसान के साथ अगर फोकस करके देखते रहते, उसको एक तक देखते रहते, तो आपके सामने एक और इंसान है तो नए चेहरे के साथ, तो आप उसको देखते रहते। तो ऐसे कई सारे चेहरे हैं जो आप उसे दुनिया में 1000 चेहरे देंगे, लेकिन आप उनको ही याद करें। तो मैंने वही चीज़ चलता है,
जो जीवन में चेहरों की श्रृंखला संग्रह करता ही है, उसके लिए ये बहुत कठिन है कि किसी एक चेहरे को अलग निकाल कर कह दे कि ये चेहरा मुझे नहीं मिल गया। वो ऐसा कर नहीं सकते, किसी एक चेहरे को निकाल के नहीं कह सकते कि ये मुझे मिल नहीं रहा, मैंने कहीं देखा है या फिर मुझे याद नहीं आ रहा। क्योंकि जिसने भी जो चेहरा वास्तव में देखा है, सचमुच देखा है, वह उसे भूल ही नहीं सकता। जो आपने चेहरा देखा है, मैंने चेहरा देखा है, मैं एक बार किसी को देखूं तो वो चेहरा भूल नहीं सकता। कैसे बोले, हमें किसी इंसान को देखता है, ऐसे चेहरा नहीं बोलता। अगर वो कुछ काम कर रहा है या अच्छा काम कर रहा है, बुरा काम कर रहा है, फिर उसे भूल ही नहीं सकता। फिर वह चेहरा मनुष्य का ना हो, चाहे पशु पक्षी का हो, क्यों ना हो, यूरोपियों को हर हिंदुस्तानी का चेहरा एक जान करता है। हम हिंदुस्तानियों को फॉरेनर्स की फेस सभी एक ही लगता है, कहते हैं सभी एक ही लगता है। हमें लगता है सब सेम ऐसा हमें भी पता नहीं है। उनके देश में जाते तो वो बोलेंगे सारे साल के सब सेम पता नहीं। तो हमारे भारत में लगता है वो सारे सेम। तो वैसे चेहरों की बात होगी तो चेहरे में कितने सारे पशु हो, पक्षियाँ हो, जानवर हो, जो भी हिंदुस्तानी को हर चेहरा का चेहरा एक ही है। मानव को सब पशु एक से दिखते हैं। मानव को मतलब मनुष्य को सभी पशु पक्षी इंसान सभी चेहरों में एक ही लगते हैं। वह भी एक तरह का देखना ही है। लेकिन जिसने सचमुच कोई भी चेहरा देखा है, वह जानता है कि हर एक व्यक्ति आदित्य और एक चेहरा स्मरणीय, आदित्य मतलब एक अनोखा, हर इंसान ने चेहरा मैंने भी देखा। तो आप में से उन चेहरों में से कुछ अनोखे चेहरे भी निकल के आते हैं। अनोखे का मतलब क्या होता है? एकदम यूनिक चेहरा, जो कुछ कर जाए, जो कुछ करा जाए, तो वो यूनिक चेहरा होगा, अनोखा से होता है। अद्वितीय, स्मरणीय मतलब वो मेमोरेबल होता है, जिसे हमें याद होता है कि ये चेहरा याद रह जाता है कि हमने इस तरह से कुछ कर दिया कि वो हमें याद रह गया। तो सवाल यही है कि हम उसके विशिष्ट पहलू को देखने की आंखें रखते हैं। ये नहीं कि हमें 1000% का 1000 याद रह जाएंगे, लेकिन चेहरे में चेहरा होता है। चेहरा हमने देखा, उसने कुछ काम करा, उसने कुछ करके दिखाया, इसलिए व्यक्ति में याद है कि वो कुछ ऐसा कुछ कर जाता है। विशिष्ट पहलू हम उसी को देखते रहते हैं, उसने ऐसा क्या यूनिक किया जो हमें उसे याद रखता है। मैं भी जब किसी एक चेहरे पर ध्यान केंद्रित करना चाहता हूँ तो और अनेक चेहरे सामने आकर उठाना देते हैं। अगर मैं किसी एक चेहरे का सामना करती हूँ तो एक ही चेहरे पे, तो मेरे सामने कई सारे चेहरे आकर खड़े हो जाते हैं, डिफरेंट चेहरे आ जाते हैं। क्या हम भी उनमें से, क्या हम भी नहीं है? हम भी उसमें से नहीं। क्या हमें तुम भूल गए हो? क्वेश्चन वहाँ पर भी आता है, प्रश्नवाचक आपको आते हैं कि तुम हमें भूल गए। इनमें पुरुष हैं, स्त्रियाँ हैं, बच्चे हैं, इतर प्राणियों में कुत्ते हैं, तोते हैं, गिलहरी है जो मैंने पाली थी और मेरी जेब में रहती थी। एक मुलाल जो मेरी गोदी से घायल होकर चिपका हुआ वो दूर दूर था। एक मुलाल उन्होंने गोली मारी तो वो दौड़ के आते। ऐसे कई सारे आते। मैंने किसी को चॉकलेट दी, मैंने किसी को टास्क दिया था करने के लिए, मैंने कभी किसी को खाया था तो ये याद रहता। एक कुत्ता मेरी बीमारी को मेरे सिखाने रहकर आंसू गिराता था। एक जॉर्ज जो कि ब्रोकन बीक जिसे कहते हैं, और पंख वाला कुआ तो फिर पंख वाला कुआ करेगा। उनका जगाने का नया अंदाज है जो वो कदर से होते हैं। तो उन्होंने बताया कि जो पंखा हुआ कुआ जो मुल्तान जेल में मेरा दोस्त बना था और परफेक्ट से पुकारने का आधा होता और चपटा हुआ आकर हाजिर हो जाता। कहाँ तक बुलाए जाए ये खोजे कि हम चेहरे नहीं मारते, नहीं तो शायद वे भी सामने आ खड़े होते। कालिदास ने शकुंतला के जाने पर लेकिन बंधन भी किया। एक सुंदर सी लाइन बंधन की थी, अब प्रस्त पांडव की पन्ना मूर्छित आंसू शकुंतला के जाने वर्णन किया गया इसमें। मेरी सहानुभूति उतनी दूर तक शायद नहीं है, लेकिन चेहरों का मेरे पास विशिष्ट संग्रह है। सभी अद्वितीय, सभी स्मरणीय। अगर एक सुनता
हूँ, मतलब सब यूनिक मेमोरेबल। अगर मैं एक सुनता हूँ तो किसी असाधारण लोग के लिए नहीं, चुनता हूँ एक अत्यंत साधारण व्यक्ति का अत्यंत साधारण चेहरा, क्योंकि यही तो मैं कहना चाहता हूँ। असाधारण भी स्मरणीय नहीं है। अगर वो असाधारण इंसान है तो वो मेमोरेबल नहीं है। हर गुदड़ी में लाल है, जरा उसे नोट पर छोड़ने का तो कष्ट करो। हर गुदड़ी में लाल है, मतलब हर एक इंसान में कुछ ना कुछ खूबी है। अगर हम उसे झाँक के देखें तो कुछ ना कुछ निकल कर ही आएगा। अगर हम उसे परखिए, उसे देखिए, तो हमें पता चल जाएगा वो इंसान कैसा है और उसकी अनोखी चीज़ यूनिक है। हर इंसान में कोई यूनिक चीज़ होती है, तो बच जाता है, बुला दे जाता है, अच्छा वो नहीं होता। तो उनका ये इतना बात था लेखक अरविंद जी का, उन्होंने बताया चैप्टर स्टार्ट करने से पहले तो कुछ ऐसी बातें बताई जो आपको समझ में आ रही है क्या चीज़ें जो ऐसे रिलेट करती है इन स्टोरी से रिलेट करके। हम स्टोरी स्टार्ट करते हैं। वो चेहरे, वो एक चेहरा इन बातों का चेहरा ना सुंदर था ना असाधारण। लेखक ने यहाँ पर बड़े साधारण तरीके से और सुंदर तरीके से उन्हें समझाया। वो चेहरे, वो एक किरण बाबू का चेहरा ना सुंदर था ना असाधारण। मतलब हम कहना चाहते हैं ना सुंदर था ना असाधारण भी था, तो था ना वे बड़े आदमी ही थे, साधारण बड़े लिखे साधारण क्लर्क। तो यहाँ पर किरण बाबू के बारे में बताया जा रहा है। लेकिन उन्हें बता दो हमारे पास सुंदर थे तो वे साधारण, लेकिन ये साधारण क्या ना वो पढ़े लिखे थे और साधारण से वो क्लर्क किरण बाबू जी। मैंने पहले उन्हें देखा तो कोई देखने की बात नहीं है। मैं मुझे पहले ही देखा, फर्स्ट मुझे देखा कि उनमें सब उनकी तो कोई बात ही नहीं, क्या यूनिक है उनके अंदर, क्या हो सकता है। इतना ही कि औरों से कुछ कम उनके पास देखने का लायक था, औरों से कुछ कम ही देखते थे, या फिर चेचक के दागों से भरे चेहरे पर एक आँख गायब। उनकी चेचक मतलब स्पॉट्स हो जाते हैं वैसा, वो एक चेचक सी दाग थी, दागों से भरे चेहरे पर एक आँख गायब, एक आँख गायब। उनके चेहरे की बात नहीं थी, क्यों नहीं थी बदल जाने, किस वजह से नहीं। और एक बाह भी नहीं थी, होठ की आस्तीन इन लगाकर बदन के साथ जोड़ दी गई। एक बाह नहीं थी, मतलब उनका एक हाथ नहीं था, एक बाह नहीं थी, जो कि उसे एक होठ की आस्तीन पिन से लगाकर बदन के साथ जोड़ दी थी। काने को अब संपूर्ण तो मानते ही हैं, अति चतुर भी मानते हैं, पर किरण बाबू की हंसी में एक खुलापन और बुद्धि जुटा। लेकिन किरण बाबू के अंदर एक आदमी क्या थी, वो इतना आंखें ना होने के बावजूद, हाथ ना होने के बावजूद वो स्माइल करते हैं। उनके चेहरे पे हमेशा हंसी थी, हमेशा स्माइल थी, वो हमेशा जिसको देखकर स्माइल करते हैं। लेकिन ऐसी बात नहीं, इसलिए बाद में औरों से उनके बारे में पूछा तो मालूम हुआ। लेखक ने उसके बाद उनके औरों लोगों से पूछा क्या बात है, तो मालूम हुआ आँख बचपन में चेचक के कारण जाती रही थी। वहाँ पेड़ से गिरने पर टूट गई थी और कटवा दी गई। क्या हुआ ना, आँख बचपन में जो चेचक होने लगे उनके फेस पर, तो उसकी वजह से वो अटैक कर रहा है, इसकी वजह से उनकी आँख चली गई। और छोटे जब थे तो क्या हुआ ना, तो वहाँ पेड़ से गिरने का टूट गई, जो हाथ पेड़ से गिर गए और वो टूट गई जब, तो उसको कटवाना ही पड़ा। उसका और कोई इलाज नहीं था, तो जब उसे कटवा दिया। उनकी हंसी और मिलनसार स्वभाव की सभी प्रशंसा करते थे। उनकी हंसी, उनका जो बिहेवियर था, स्वभाव था, सबकी करते थे, सभी लोगों को करते थे। तो उनका कोई यूनिक पॉइंट था, सबकी प्रशंसा करते थे, सबके बारे में अच्छा ही जो हो अच्छा हो ऐसे ही करते थे। मेरी उनसे भेंट अचानक एक मित्र की घर हो गई। तो लेखक कह रहे हैं
मेरा जो मित्र अचानक अपने मित्र घर गया था, तो वहाँ पर उनके साथ हो गया। मैं दौरे पर जाने वाला था, मतलब दौरे पर जाने वाला था, इसलिए दोस्तों से नहीं कहा। मैं वापस आने वाला था, इसलिए मैं अपने दोस्तों से बोला। 2-3 महीने घूमघाम कर छुड़ाया। 2-3 महीने के बाद हॉलीडेज थी, तो उन्होंने कहा कि मैं बस जा रहा हूँ, तो विद्यालय के आ जाऊँ। लॉकडाउन अपने दोस्तों से नहीं कहा, तो उन्होंने देखा कि 2-3 महीने विद्यालय कर छुड़ाऊँगा। लेकिन गिधन बाबू के दर्शन को 6 महीने के बाद उनको बिल्कुल नहीं। लेकिन गिधन बाबू के साथ जो मुलाकात हुई वो कई 6 महीने के बाद अब की बात उनकी एक टांग भी नहीं थी। उनकी बात सबसे बड़ी बात है, उनके पास एक टांग नहीं थी। आँख तो थी, हाथ तो था ही, और इस बार एक टांग भी नहीं। रेलगाड़ी की दुर्घटना में टांग कट जाने से वे अस्पताल में पड़े रहे। तो रेल घटना मतलब जब रेलवे स्टेशन में उनकी दुर्घटना हो गई थी, तो क्या हुआ ना, तो उस दुर्घटना में उनकी टांग कटी थी, तो अस्पताल लेकर गए। वहाँ से बैसाखियों का उपयोग सीधे बाहर निकले। तो बैसाखी की जो हर चीज़ चीज़ों उनकी लिए घटना पुरानी हो गई, उनके लिए वो घटना भी पुरानी हो गई, इसलिए मेरे लिए तो नहीं सोचना थी, लेकिन लेखक के लिए तो उनको नहीं सोचना। मैं सहानुभूति भी प्रकट करना चाहता हूँ, उनको जताना चाहता था, बात करना चाहता, पर झिझक भी रहा था। मेरे मन में झिझक आई, क्योंकि किसी की असमर्थता की और इशारा भी उसे असमंजस में डाले। अगर हम किसी और के आगे से सोचने का इशारा करें, तो उस व्यक्ति को भी असमंजस होगा, कन्फ्यूजन हो गई कि उन्होंने स्वयं हाथ बढ़ा कर पुकारा, तभी उन्होंने स्वयं हाथ बढ़ाया और भी पुकारा। किसे आइए आपको अपनी नए आविष्कार की बात बताना। आइए हमारे नए आविष्कार बनाते हैं, इसके बारे में उनसे हाथ मिलाकर मैं समझ में आया कि एक अपने के चले जाने से दूसरे अगर आपका में तो दूसरा में इतनी डबल शक्ति आ जाती है, तो इसमें शक्ति आ जाती है, जिससे अब उस लेखक को वो बात समझ में आती है। हाथ मिलाकर उन्हें समझ में आई कि कैसे जो एनर्जी जो कह सकते हैं कि शक्ति नहीं होती। वैसे जोर की पकड़ जीवन में एक आध बार ही किसी हाथ से पाई होती। मैं बैठ ही रहा था, उनकी भी बोले, देखा आपने कितना व्यर्थ पूछा, आदमी बोलता चला चलता। तो मैंने ऐसा बोला कि वो जैसे बैठे थे तो उन्होंने वहीं से बोले कि देखा आपने कितना व्यर्थ पूछा, आदमी देखता चलता, बोलता ही चलता रहता। मैंने काउंसिल कटवाए थे, कोई कमी नहीं, मालूम नहीं काउंसिलर को उनसे बुलाया भी था, उनको मालूम भी नहीं है अपेंडिक्स कटवा, कुछ नहीं गया, केवल उसका दर्द जो दर्द में हो रहा था वही से चीज कट जाने में तो दर्द चला गया। भगवान उधर दानी है ना, सब कुछ फालतू देते हैं, 2 हाथ 2 कान 2 आंखें, तो बात बताओ कि हमें कैसे सब फालतू 2 आंख दे, 2 हाथ दे रखे, 2 कान दे रखे, 2 कान दे रखे, अब तो एक है। आप ही बताइए, आपको कभी साथ देने के साधन की कोई मालूम नहीं है? कभी आपको साथ देने के साधन की मालूम नहीं है? एक हाथ है, नहीं चलती। मैं आवा को नहीं देखती, जो हो गए थे उसकी तरह किसका हुआ, यही मौसम का हुआ, हाथ बड़ा पैर बड़ा आँख बड़ी, इंसान के अंदर इतना स्वाभाविक इतना एनर्जेटिक पर्सन अभी ये सहानुभूति उनके अंदर ना संकोच सही बातें बता रहे हैं और अपनी खुशी से बता रहे हैं कि इसमें
हंसी सच्ची हंसी, जो हंस रहे थे उनकी फेस स्माइल हंसी लेकिन हंसी सुंदर सी हंसी, और उनकी आंखों में जीवन का जो आनंद चमक रहा था उसमें कहीं अंधेरेपन की कोरिया की छाई नहीं, लेकिन जो उनके जीवन में जो आनंद चमक रहा था, जो सा एंजॉय आ रहा था, जो किसी वो क्या हुआ कि उसमें कहीं अंधेरेपन की कोरिया छाई नहीं। उनको लोगों को लग ही नहीं रहा कि उनके जीवन में कहीं भी कुछ अंधेरा सा अंधेरा सा मतलब कुछ हो गया ऐसा है या फिर कुछ नहीं है उनके पास, अगर दुखी है ऐसा कुछ भी नहीं लगा। लेकिन हंसी अच्छी सच्ची मतलब सच्ची हंसी, इतना इंसान कैसा खुश हो सकता है इतने सब जाने के बाद। उन्होंने शरीर के अवयव के बारे में अपनी एक अद्भुत थ्योरी भी मुझे बताई। मुझे ठीक याद नहीं कि वे उसी भेंट में या किसी बार, लेकिन थ्योरी मुझे याद है। तो मैं बताने की चाहिए कि वो उन्हें कितनी बातें थ्योरी बताई थी, लेकिन वो थ्योरी उनका पहले मुलाकात में लगा या फिर दूसरी मुलाकात में लगा या फिर एक थ्योरी बताई। उनका पूरा जीवन उसका ब्रह्मांड था, उनका जो पूरा जीवन है ब्रह्मांड क्या वैसे शायद बताई हो कि उन्होंने थोड़ी करके दो तीन भागों में बताई। तीसरी बार मैंने देखा तो वे दूसरी बाहा भी हो चुकी थी। तो जब तीसरी बार मुलाकात हुई, पहली बार तो उन्होंने जाना था उसके पास आँख नहीं थी, हाथ नहीं थे, एक पैर नहीं था, इतनी चीज़ें नहीं थी। जब दूसरी मुलाकात हुई तो उन्होंने जाना उनका अपेंडिक्स हुआ था, कैंसर हुआ था, इतना सब कुछ। तो जब तीसरी मुलाकात हुई तो उन्हें पता चला कि उनकी एक और बाहर दूसरा हाथ भी हो चुका है। मालूम हुआ कि रिक्शे से उतरते समय खो गए, रिक्शे से उतर रहे थे वो खो गए, टोनी टूट गई थी, फिर घाव किसी हो गया जिससे टोनी से कुछ ऊपर वहाँ काट दी गई और फिर घाव किसी। इस बार भी भेड़ तो उन मित्र के यहाँ हुई। इस बार उन्हें भेड़ मतलब जो मुलाकात है अपने मित्र को गई, पता चला उन्हें एक हाथ और पकड़ टूट गया, रिक्शे से गिर गए, टोनी टूट गई, तो उसको हटाना पड़ा क्योंकि इन्फेक्शन सा हो गया था, घाव हो गया, तो उससे थोड़ी से बॉडी में सारे और चारों तरफ फ्रैक्चर है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। इस बार भी मेरे तो उन्हीं मित्र के यहाँ मगर उनकी बैठक में नहीं, उनकी रसोई, लेकिन हम जहाँ बैठते थे बात करते थे वहाँ पर नहीं, उनकी रसोई घर में किचन में मित्र पत्नी भोजन बना रही थी, मेरे मित्र भोजन बना रही थी और कितिन बाबू एक मोड़े पर बैठे हुए बताते जा रहे थे कि कौन व्यंजन कैसा बनेगा। वे खाने के शौकीन तो थे ही और खिलौने का शौक उन्हें और भी अधिक था और विद्या के आचार्य थे। उनका तो उनके बारे शौक था और खाने की बहुत शौकीन थे और वे पाक विद्या के आचार्य थे। मेरे मित्र ने उनकी दावत की, दावत को उपलक्ष्य बताया नहीं गया था, लेकिन इस बार कई दिन तक उनकी स्थिति संकटापन्न थी। कितिन दा भी इस बात को समझ गए। तभी उन्होंने कहा, दावत रही और तुम्हारे यहाँ ही रही, पर दूंगा मैं और सब कुछ मैं ही बनाऊंगा। तो उन्होंने कहा कि दावत रही तुम्हारे घर हो, तुम्हारे आंगन हो, लेकिन दूंगा सब कुछ मैं और रसोई बनाऊंगी। और खुलासा ये किया था कि वे रसोई घर में बैठकर सब कुछ अपने देख में बनाएंगे गृहपति, मगर विज्ञान कितनी बातों का। मित्र ने ये बात सहज मान ली थी, दोस्तों की बात मान ली। तुम्हारे इस तरह से सब कुछ होगा, तुम दोनों तुम बनाओगे, तुम देखते तुम बनाओगे, तुम ये हाथ तो है नहीं। कितिन बाबू का उसका इतना था कि वह वही सबके लिए सहारा बन जाता था। कितिन बाबू ने इतना उत्साह था
निमंत्रण मुझे भी बाहर ही मिल चुका था, मैं भी निमंत्रण बाहर से ही मिला था। मैंने द्रौपदी से पूछा, क्या बना रही है? और उन्होंने उत्तर दिया, मैं क्या बना रही हूँ, बना तो खितिंदा रहे हैं। इस पर खितिंदा बोले, हाँ मेरा छुआ छुआ आप खा तो रहोगे ना, और ठपका मारकर हंस दी। उनका छुआ छुआ जिनके हाथों हाथ नदारत। फिर बोले, आपने भोजन विलास और सया संग्रासी की कहानी सुनी है? मैंने नहीं सुनी थी। वे सुनाने लगे, तो मैंने नहीं सुनी तो वो सुनाने लगे। एक राजा के पास दो व्यक्ति नौकर की तलाश में। एक राजा उनका दो व्यक्ति नौकरी की तलाश में। कौन पूछने पर एक ने कहा, मैं भोजन विलासी हूँ, यानी राजा जो भोजन करेंगे उससे पहले जब तक मैं बताएगा कि भोजन राजा के योग्य है क्या? जांच के लिए उस दिन का भोजन लाया गया। थाली पास आते न आते भोजन विलासी के नाक बंद करते हुए चिल्लाकर कहा, ले जाओ, इसमें से मुर्दे की बू आती है। उन्हें तो वो कॉफी मिली कि राजा का खाना बोलने के बताने की खाना तीखा ही नहीं। तो उन्होंने तुरंत जो विलासी के नाक बंद करते हुए चिल्लाकर बोलने लगा, उसको बदबू आ रही है। तो बहुत खोज करने पर मालूम हुआ जिसमें खेत के धान से राजा के चावल आए थे, उसके किनारे के पेड़ पे एक मरा हुआ पक्षी टंगा था। जहाँ से खेत से चावल आया, उसी खेत से वहाँ पर एक पक्षी जो था मरा हुआ टंगा हुआ था। उनकी बात पता चली कि इसमें ये खाना खाया। तो भोजन विलासी को नौकरी मिल गई। तो भोजन विलासी को नौकरी मिल गई, वो भोजन चकोरों में राजा खाना उसमें बात हो गई। सस्य विलासी ने बताया कि वे राजा के छूने की परीक्षा करेंगे। उससे सैन्य कक्षा में ले जाया गया। मखमली गद्दे पर वे जरा बैठ ही रहा था कि कमर पकड़कर चीखा हुआ और पड़ा हुआ, अरे मेरी तो पीठ में बल पड़ गया, क्या बिछाया है? इसीलिए सबने देखा, कहीं कोई सलवत तक नहीं थी। सब गद्दे वद्दे उठाकर झाड़े गए। कहीं कुछ नहीं था तो विलासी भी बगल में छू सकता, पर हाँ आखिरी गद्दे के नीचे एक बाल पड़ा। इस प्रकार सस्ता विलासी को भी नौकरी मिल जाती है। और इतना होने के बावजूद सब झाड़े को देखा गया तो कुछ नहीं निकला, क्लास में नहीं लगा, सिर्फ बाल मिला। तो इसकी वजह से सस्ता विलासी को भी नौकरी मिल जाती है। तो दो लोगों को नौकरी वहाँ पे मिल गई। कहानी सुनाकर कितिन बाबू बोले, वह भी क्या जमाने थे। जैसे सुनाया और बोला, वो भी क्या जमाने थे। मित्र पत्नी ने कहा, आप उन दिनों होते तो क्या बात होती ना। कितिंदा ने कहा, और नहीं तो क्या, क्या होता तो राजा को दो नौकर थोड़े ही रखने पड़ते। मित्र पत्नी ने मेरी और अनमुख होकर कहा, कितिंदा लाती ही बहुत है संजय ने। तो मित्र की जो पत्नी थी उन्होंने लिखा क्या है और ऐसा करते अब बातें बहुत सुंदर। कितिंदा फिर हंसे, बोले, हाँ हाँ संगीत विलासी की नौकरी भी मैं ही कर लेता ना। तो वो बताने लगी कि अगर भोजन विलासी हो गया, सूचना विलासी जो विलासी की नौकरी होगी तो सही मेरा भी संगीत विलासी में नौकरी मिल जाती। 4 बजे भोजन तैयार हुआ। हम 8-10 आदमियों ने खाया। मेरे स्मरणीय स्वादों में भोजन का स्वाद प्रधान नहीं है, फिर भी उस भोजन की याद अभी बनी है। तब लगातार 2-4 दिन ऐसे भेंट होती रही। पर उसके बाद मैंने कितिन बाबू को एक बार और देखा, एक लंबी अवधि के बाद और दिनों के बाद और अब की बार उनकी दूसरी टाल मूल से गायब थी। अब जब उनकी मुलाकात हुई तो इस बार उनकी टाल गायब थी। तो मतलब अब न तो हाथ थे न दो पैर थे, दोनों हाथ नहीं, दोनों टांगे नहीं, एक आंख नहीं। टॉन्सिल, अपेंडिक्स वगैरह तो जैसे वे स्वयं कहते रोगे में चढ़ा दी जा सकती। केवल एक स्थान बैठक में गेंददार बूढ़े पर बैठा था। घर तक वे एक विशिष्ट पहिएदार कुर्सी में लाए गए। तो पहिएदार जो व्हील चेयर होती है लाया गया।
लेकिन वे कुर्सी कमरे में ले जाने में उन्हें आपत्ति थी, क्योंकि वे अपाहिजों की कुर्सी है। कुर्सी से उठाकर उन्हें भीतर उठाया गया था और यहाँ वे सहज भाव से बैठे थे, मानो किसी स्वप्नानिष्ठ चतुर मूर्तिकार ने अपने मस्तक और कंधे को पूरे गढ़ दिए। ऐसे सोचा बैठे थे किसी ने मूर्तिकार बनाया हो और एकदम सामने गढ़ा हुआ था, उनका ऐसे बाकी सब अछूता छोड़ दिया हो, जैसे कुछ आधा ही पोस्टर बनाकर रखा और बाकी छोड़ दिया। तो उनको कहना है कि दो हाथ नहीं है, एक हाथ नहीं है, जैसे लग रहा है मूर्ति का बनाया जरूर है, लेकिन आधा ही गाड़ पर छोड़ दिया, बाकी इसमें कम्प्लीट किया ही नहीं। मैं जाकर चुपके से एक तरफ बैठ के अगर कुछ बात कर रहे थे, उन्हें देखते हुए मुझे बचपन में आत्मा के संबंध में की गई अभी बहसी याद आ गई, जो बहस करते थे। आत्मा है तो सारे शरीर में व्याप्त है या किसी एक अंग में रहती है। अगर सारे शरीर में तो अंग कट जाने पर क्या आत्मा भी पूरी कट जाती है। उन्होंने छोटे छोटे उन्होंने एक कहानी सुनी कि अगर एक अंग कट जाता है तो शायद उस अंग का आत्मा भी नहीं रहता है। तो आत्मा तो शरीर में होती है या फिर एक अंग करते 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 अपनी आत्मा कटती जाती है, आत्मा भी कटती चली जाती है, या फिर वही आत्मा एक ही अंग में रहती है, ऊपर कट जाती है और आत्मा रहती है। ऐसा अंदर था इस अपनी थ्योरी याद आ गई जिसमें इस पहले को हल कर दिया है कि उन्हें थ्योरी याद आ गई कि क्या इस पहले को कैसे हल किया। तो जब कोई अंग करता तो उसमें से आत्मा सिमट कर बाकी शरीर में आ जाती है। अगर कोई एक अंग करता है तो क्या होता है ना, उसमें से जो आत्मा है उस जो अंग है उसमें से आ जाती है। अगर जितने अंग आप करते करते जाएंगे वो जो आत्मा है पूरे शरीर में धीरे धीरे बाकी शरीर में आ जाती है। पंगु नहीं होता, मतलब ये नहीं कि आत्मा नहीं है वो ये थ्योरी कहाँ तक मान्य है इस बहस में तो देखते ही पड़े, पर उनको देखते हुए उनके बारे में जरूर इसकी सच्चाई मानो ज्वलन होकर सामने आ जाती है। उनकी आत्मा ने न केवल पंक्ति नहीं थी, वरन शरीर के अवयव जितने कम होते रहते थे उसमें आत्मा की क्रांति मानो उतनी बढ़ती जाती थी। मतलब जितने अंग आप करते रहते जा रहे हैं ना, आपकी आत्मा उतनी बढ़ती जा रही है। अंदर समाज जरूर जा रहा है, आपने जितने अंग है उसमें भी समा गया, जितने पार्ट से आते हैं उसमें भी समा गया, जो पार्ट करते हैं, लेकिन उसकी जो शक्ति होती है वो दूर हो जाती है, उसमें सहज से अंदर ज़्यादा आ जाती है। इसमें मतलब हम कहते हैं एक हाथ में है तो हम दूसरे हाथ से कैसे नहीं पाते हैं, आप नहीं पाते, लेकिन उनके रिपोर्टर एक्टिविटी होगा। हम अगर एक हाथ बंद करके चले तो हमारे दिखाने में फील होता है हर चीज़ में। तो ऐसा कि पूरे शरीर में वो चीज़ें क्या हो जाती है, सिमट जाती है आत्मा, लेकिन उसमें भी शक्तियाँ हो जाती है। मन व्यक्त दोनों से सिमट कर आत्मा बच्चे हुए शरीर में और धीरे धीरे सोचती रहती है। सारे शरीर में ही नहीं, एक अकेली आँख में एकात्माओं से भरे हुए विशाल वित्त में एक आकाश के समान हो जाता है, आँख के समान एक हो जाता है। तभी कितने बाबू ने मुझे देखा, छूटते ही बोले छिला बेचे आपके ऐसे कुछ लागे नहीं। मैंने कहा था बच्चे रहने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। ये चीज़ें अपनी भाषा में अभी कितने बाबू ने मुझे देखा, छूटते ही बोले छिला बेचे आपके ठाकते ऐसी खींचू लागे। मैंने कहा था बच्चे रहने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए और इसके बाद मैंने फिर कितने बाबू को नहीं देखा। कहानी पूर्ण तक एक बाबू ने मजा करने के लिए पूर्ण के बारे में लिख कहानी करेंगे। लगा कि मुझे कहानी तो कंप्लीट करनी है, तो मैंने से एक बार आ चुका है और एक बार देखना और देखना चाहिए था, पर मैं कहानी नहीं सुना रहा, सच्ची बात सुना रहा। देखो पहले कहानी नहीं सुना रहा, एक इंसान के साथ जो कि खिलते हुए उनके बारे में सही बात सच्ची बात। तो
मैंने उन्हें फिर नहीं देखा, लेकिन सुनने वाले की कमी में कहानी नहीं होती। अगर सुना किसी ने कुछ कहा तो उनकी कहानी को किसी लिखते नहीं। मैंने भी सुनकर ही जाना कि फुलटेन बाबू की कहानी अपने चरम स्तर तक पहुँच कर ही पूरी। टहलने जाते समय उनकी पहलीदार दूसरे एक मोटर ठेले से टकरा गई। टहलने जा रहे थे, जो नीचे बैठे थे वो लोग जा रहे थे और इनके लिए निकले थे। एक पहले जो ठेला था वो आया, उससे टकरा गए। जैसे टकरा गए तो उनकी पहलीदार दूसरी मोटर ठेले से टकरा गई थी, वो नीचे आ गए और गाड़ी को पहिया उनके कंधे के ऊपर से चला गया। वहाँ का जो छूट बचा हुआ था उसे भी छूट करता हुआ चला गया। जो हमारे बाहर करके जो इतना पोषण रहा था ऐसा, तो क्या हुआ कि जैसे ही वो पहिए नीचे में बैठ के जा रहे थे वॉकिंग करने, तो ठेला आया उससे धक्का दिया। धक्का जैसे लगते उनको क्या हुआ, उससे पहिए दूसरे से बीच ऐसे नीचे गिर गया। जैसे गिरे एक सामने से गाड़ी आ रही थी और गाड़ी में उनके ऊपर चढ़ के जो हुआ था उनका जो बैग था जहाँ वहाँ भी जो बच्चे हुए थे जब चलते हुए चले गए, जो कि टूट गए, उसे भी चूर करता हुआ चला गया। अस्पताल में लाए गए, वहाँ अलग की गई और कंधे की पट्टी हुई। ऑपरेशन के बाद उन्हें होश रहा और उन्होंने पूछा कि कंधे है या नहीं। उन्होंने जाना था हाथ तो नहीं है, लेकिन जब उनका एक्सीडेंट हुआ, उनके साथ जो घटना हुई, तो ऑपरेशन के बाद पट्टी करा दी। जब जैसे होश रहा उन्होंने पहले पूछा कि कंधे है कि नहीं। फिर कहा जान ले लो, एटा छड़ाव चले। मालूम हो गया कि इसके बिना भी चल सकता है। तो उन्होंने ये बात बोली कि उन्होंने अपने भाषा क्या बोला कि जान ले लो, एटा छड़ाव चले। तो मालूम हो गया कि इसके बिना भी नहीं चल सकता। लेकिन अपनी बार में चलना अधिक देर तक हुआ। अस्पताल से वे नहीं निकले। शरीर में विष फैल गया, क्योंकि इतने सारे करने के बाद वो चारों तरफ फैल गए और भोर में अनजाने में भोर होता है ना चाहते हुए। फिर दिन बाबू एक साधारण दुर्घटना, मृत्यु हो गई, लेकिन क्या सचमुच अभी भी उन्हें देख सकता हूँ। कभी लगता है कि जिसे देखता हूँ मैं केवल अंग ही नहीं है, मानो असली ही है। केवल एक बुद्धि अंगों से क्या, अवयव से क्या, जान ले लो एटा छड़ाव छे। इस सब के बिना काम चल सकता। हमारे शरीर में हाथ है, अंग है, तो कुछ ना रहे भी तब भी हम चल सकते हैं, बच सकते हैं, पढ़ सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। अगर आपको अपने अंदर अवसर हो, केवल व्यक्ति केवल संकल्प सकती, रोटी कपड़ा आसरा हम चिल्लाते हैं, ये सब जरूरी है। इस संदेह जीवन के एक स्तर पर ये सब निहायत जरूरी है, लेकिन मानव जीवन की मूल प्रतिक्रिया लेनी ही है। वह ये केवल मानव का अंतःस्वरूप अपनी संकल्प। मगर समझा क्या समझे कि अगर आपके पास अगर कुछ ना भी हो, कुछ भी नहीं है आपके पास, तो आप जी सकते हो। अगर आप चाहोगे, अगर आपके अंदर विश्वास है, आपके अंदर कॉन्फिडेंस है, आपका आत्मनिर्भरता बहुत हाई लेवल का है, तो आप कुछ भी कर सकते हो। अपने ऊपर भरोसा रखना चाहिए। अपने पर भरोसा होगा तभी आप सब कुछ कर सकते हो। अगर अपने पर भरोसा नहीं रहा तो आप यहाँ पर हो, यहाँ से यहाँ भी तो खुद पर भरोसा करना सबसे बड़ी बात है। अगर खुद पर भरोसा आज आप यहाँ हो तो बढ़ती जाओगे। तो ऐसे हमने जाना है स्टोरी से, मुझे कितनी अच्छी बात है कितनी अच्छी बात है। बताया कि मेरे नाबू के कारण तो मेरे पास दो बात नहीं रहे, दो टाइम नहीं रहे, आँख इतनी लगी, फिर वहाँ भी टूट गया उनका, लेकिन तभी उनको भरोसा था कि अरे मैं बच सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ, मैं चला सकता हूँ, मैं खा सकता हूँ, सब कुछ कर सकता हूँ। उनका ये जो अटूट भरोसा था वो सब इंसान के पास नहीं है। आज की जितनी तो ये जानने